नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम इजराइल पे बात करेंगे और 2 एपिसोड में अपनी बात को ख़त्म करेंगे। पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है और दूसरे एपिसोड में होगा कि क्यों और कैसे फेल हो गया मोसाद, इजराइल की गुप्तचर संस्था। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि क्यों मुस्लिम देशों की आंखों में खटकता रहता है इजराइल। ऐसी क्या बात है इजराइल में। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी आबादी करीब 90-92 लाख है, यानी कि लगभग उत्तराखंड के बराबर या उससे थोड़ा कम। लेकिन इस छोटे से देश से कई इस्लामी देशों में बसे 180 करोड़ मुस्लिम क्यों खौफ खाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का पूरे अरब देशों में आतंक है। वह बेरहमी से लोगों को कत्लेआम कर रहा है, लेकिन अब तक उसने इजराइल की तरफ एक गोली भी नहीं चलाई, जबकि इजराइल सीरिया का ही पड़ोसी देश है। एक भी इजराइल के नागरिक को छुआ भी नहीं गया, क्योंकि उनको पता है जहां उन्होंने इजराइल को थोड़ा भी छेड़ा, अगले ही पल या तो इजराइल की ओर से मिसाइल दाग दिया जाएगा या इजरायली सेना चढ़ाई कर देगी। हालांकि इजराइल की इस आक्रामकता और कार्रवाई के कारण मानवाधिकार के सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इसकी परवाह बहुत कम ही की है। इजराइल का यह रुतबा ऐसे ही नहीं बना है। बात है इजराइल के बनने की। जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इजराइल पहुंचे थे और इजराइल बनाया गया था, तब अरब के मुस्लिमों ने पहली बार इजराइल पर 1948 में हमला किया। दरअसल वो इजराइल को समाप्त करना चाहते थे। उस समय इजराइल बना ही था तुरंत। उनके पास कोई बड़ी सेना या धन, गोला बारूद ये सब कुछ नहीं था, परंतु फिर भी इजराइल ने अरब को 1948 में बड़ी आसानी से हरा दिया। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इजराइल से युद्ध लड़ा और हर बार इजराइल ने मुस्लिम देशों को हराया है। इसी बात को अगर आंकड़ों की नज़र से देखें तो 1948 से अब तक अरब इजराइल युद्धों में इजराइल के 22,000 सैनिक शहीद हुए हैं। वहीं मुस्लिम देशों के 1 लाख से भी अधिक मारे गए हैं। इजराइल ऐसा देश है जो चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, बिल्कुल जैसे दांत के बीच में जीभ। फिर भी किसी मुस्लिम देश या आईएसआईएस या मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की मजाल नहीं है कि वो इजराइल को छेड़ सके। अगर यूं कहा जाए कि इजराइल मुस्लिम देशों का काल है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही इजराइल खुद पहले कभी हमला नहीं करता, यह बात तो उसमें है। बस उसको कोई छेड़े तो इजराइल उसे छोड़ता नहीं है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सेना का तो ऐसा खौफ है कि मोसाद के डर से किसी आतंकवादी संगठन के मुखिया, किसी मुस्लिम देश के नेता की औकात नहीं है कि वो इजराइल की तरफ टेढ़ी आंख करके देख सके। जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक में जिहादी तत्वों ने इजराइल के जब 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तो उसका क्या हुआ था और मोसाद ने कैसे उसका बदला लिया था, ये सब कुछ हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम यहाँ बात करते हैं इजराइल के अपने दमखम की। भारत को भी इजराइल से सीखने की ज़रूरत है। अगर इजराइल किसी आक्रामकता 10% भी भारत में आ जाए तो पाकिस्तान, चीन क्या, हर जिहादी देश दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी मानी जाती है और कहा जाता है कि ओसामा को पकड़ने के लिए अमेरिका ने भी मोसाद की मदद मांगी थी। इजराइल अपने ऊपर हमला करने वाले आतंकियों को चुन चुन कर मारने के लिए मशहूर है, फिर वे चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाकर छिप जाए। वहीं दूसरी ओर भारत अपने ऊपर होने वाले आतंकी हमलों की केवल निंदा ही करता आया है। आतंकियों ने मुंबई में घुस के हमला किया, मगर भारत ने सिर्फ कड़ी निंदा की। उस समय की कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए आतंकी ठिकानों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की और न ही सेना को हमले का आदेश दिया। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें भारत की कमजोरी निरंतर दिखती रही।
दरअसल हमें इजराइल के ऑपरेशन एंटेबे को अपना आदर्श बना लेना चाहिए, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश कुछ करने से पहले 100 बार सोचें। इजराइल एक ऐसे मजबूत इरादों वाला छोटा सा देश है जो शायद दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से भी डरता नहीं है। उसकी मारक क्षमता कमाल की है, उसके निर्णय तेज हैं और केवल देश हित के लिए हैं। उसने झुकना तो कभी सीखा ही नहीं है। इजराइल देश के सामने आने वाले संकट का सामना कैसे करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था ऑपरेशन एंटेबे। 4 जुलाई 1976 को एक संकट के बाद इजराइल द्वारा किए गए एक ऐसे खतरनाक ऑपरेशन की यह सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। दरअसल 4 जुलाई 1976 को ख़त्म हुए इस संकट की शुरुआत 27 जून को हुई थी। तेल अवीव से पेरिस के लिए रवाना हुई एक फ़्लाइट में थोड़ी देर एथेंस में रुकने के बाद उड़ान भरी ही थी कि पिस्टल और ग्रेनेड लिए 4 यात्री उठे और यात्रियों और पायलट्स को धमकाने के बाद विमान को कब्जे में ले लिया। ये आतंकवादी विमान को पहले लीबिया के बेंगाजी और फिर युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे तक ले गए थे। बाद में पता चला कि यह पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन फॉर फिलिस्तीनी के आतंकवादियों का काम था। युगांडा के तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन की सहानुभूति भी अपहरणकर्ताओं के साथ थी। यहाँ पर यहूदी बंधकों को अलग कर दिया गया और बाकी यात्रियों को रिहा कर दिया गया, यानी जानबूझ के केवल यहूदियों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने बंदूक के दम पर खुलेआम मांग की कि इजराइल, कीनिया और पश्चिमी जर्मनी की जेलों में बंद 54 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, नहीं तो वे एक एक बंधकों को मारना शुरू करेंगे, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। इजराइल के यात्रियों की जान खतरे में थी और देश में भय और उदासी का माहौल बन गया था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यात्रियों को कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि बचाने का मिशन इतना पेचीदा व संवेदनशील था कि इसमें जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल था। इसलिए इजराइल ने अपने सब कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करते हुए अलग अलग कई देश की सरकारों से युगांडा और अपहरणकर्ताओं पर दबाव डलवाया कि वे बंधकों को छोड़ दें। इजराइल ने इसके लिए अपने मित्र और सहयोगी अमेरिका से भी बात की, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। अंत में सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक बड़ा खतरा उठाने की ठान ली। आखिरकार देश की अस्मिता और 54 नागरिकों के जान का सवाल था। इसके बाद 4 जुलाई को इजराइल से कुछ फैंटम जेट लड़ाकू विमानों के साथ 4 हरक्यूलिस विमान को लेकर रवाना हुए और इन विमानों में सेना के सबसे काबिल 200 सैनिक सवार थे। योजना इस तरह बनाई गई थी कि युगांडा के सैनिकों को इस तरह का आभास दे कि इन विमानों में राष्ट्रपति ईदी अमीन विदेश यात्रा से वापस लौट रहे हैं। विदित हो कि अमीन उन दिनों एक आयोजन में भाग लेने के लिए मॉरिशस गए हुए थे। मिशन के तहत खतरा उठाकर काफ़ी निजी उड़ान भरते हुए इजरायली विमान मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडारों को चकमा देने में कामयाब रहे। इजरायली सैनिकों ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी। आपको बता दें कि केवल एक तरफ का सफ़र लगभग 7 घंटे का था और इन विमानों को पूरे 7 घंटे तक नीचे ही उड़ना था। इस कारण खास तैयारी करते हुए हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान ले जाए गए थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय तकनीक भी कम ही उन्नत रही होगी। और फिर जब युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर एक जहाज़ उतरा और उसमें से काले रंग की एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियां निकलकर टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगी, तो हक्के बक्के देखते हुए युगांडा के सैनिक चकित रह गए, क्योंकि राष्ट्रपति ईदी अमीन भी इसी अंदाज में आते थे। लेकिन युगांडाई सैनिक इसलिए हैरान थे कि 1 हफ्ते पहले ही अमीन ने काली की जगह सफ़ेद मर्सिडीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इस काफिले को रोक लें और उनसे पूछें। और तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इसके पहले कि वे कुछ भाप पाते और उनके हाथ अपने राइफलों तक जाते,
कार और उसके पीछे 2 लैंड रोवर गाड़ियों में बैठे इजरायली कमांडो हरकत में आ चुके थे और उन्होंने साइलेंसर लगी बंदूकों से इन सैनिकों को ढेर कर दिया। ताबड़तोड़ पर बड़ी चालाकी से उन पर ऐसा वार किया गया था कि वहां उनके लिए संभलने का कोई मौका ही नहीं था। वापस चलने से पहले सैनिकों की गिनती की गई। इसके बाद हवाई अड्डे पर खड़े युगांडा के लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए गए ताकि पीछा किए जाने की संभावना खत्म हो जाए। उसके बाद कमांडो उस टर्मिनल की तरफ बढ़े जहां 1 हफ्ते पहले बंधक बनाए गए इजरायली यात्रियों को रखा गया था। उन्होंने यात्रियों से लेट जाने को कहा और उनसे हिब्रू में पूछा कि उन्हें बंधक बनाने वाले अपहरणकर्ता कहाँ हैं। यात्रियों ने हॉल में खुलने वाले एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। कमांडो उधर बढ़े और जब तक अपहरणकर्ता संभल पाते, पलक झपकते ही बिजली की भांति उन पर टूट पड़े इजरायली लड़ाकों ने उन्हें ढेर कर दिया। थोड़ी ही देर में 3 और इजरायली विमान भी रनवे पर उतर चुके थे। इनमें से 2 में इजरायली सैनिक थे और 1 विमान खाली था जिनमें बंधकों को वापस ले जाया जाना था। ऑपरेशन शुरू होने के 20 मिनट बाद ही बंधकों को खाली विमान में ले जाया जाने लगा, पर युगांडा के सैनिकों को जैसे ही सुधि आई कि कुछ गड़बड़ है तो युगांडाई सैनिकों की तरफ से गोलाबारी तेज हो गई। हवाई अड्डे की रोशनियां बंद कर दी गई थी, लेकिन इजरायली कमांडोज ने खुद को बड़े नुकसान से बचाते हुए अभियान जारी रखा। इजरायली विमानों के एंटेबे में उतरने के 1 घंटे के भीतर इस दुस्साहसी बचाव अभियान का सबसे खतरनाक हिस्सा खत्म हो चुका था। वापस चलने के पहले सैनिकों की गिनती की गई। इस मिशन में सभी 7 अपहरणकर्ता मारे गए और 20 युगांडाई सैनिक भी। पूरे अभियान में इजराइल का सिर्फ 1 सैनिक मारा गया और ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू। जी हाँ, आज के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाई थे, जिन्हें 1 गोली लगी थी। वे घायल हो गए थे और इजराइल वापस लौटते हुए विमान में ही उनकी मौत हो गई थी। आखिरकार इजरायली सैनिक बचाए गए बंधकों के साथ वापस तेल अवीव में उतरे, जहां उनके स्वागत में बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। इस तरह इजरायली सेना और कमांडोज ने वह भी करके दिखा दिया जो कि असंभव और अकल्पनीय माना जा रहा था। सोचिए, ऐसी है इजराइल की सेना और उनके कमांडोज। आज जो भी इजराइल की सीमाएं हैं, उनका इतिहास बहुत हद तक 1967 में हुए अरब इजराइल युद्ध तक जाता है। तब इजराइल ने एक साथ सीरिया, मिस्र और जॉर्डन को हराकर खुद को पूरी दुनिया में स्थापित किया था। अरब ने इस देश को उजाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस युद्ध को 6 डे वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह युद्ध 6 दिनों तक चला था। इसके पहले 1948 में उनके बीच जो युद्ध हुआ था, वो अगले ही साल युद्ध विराम समझौतों के बाद खत्म हो गया था, लेकिन इजराइल और अरब देशों में तनाव बरकरार रहता था। इसके बाद 1956 का समय आया, जब सीनाई प्रायद्वीप और अरब के अकाबा खाड़ी को जोड़ने वाले समुद्री रास्ते को लेकर जंग छिड़ गई। इस युद्ध में भी यूएन इमरजेंसी फोर्स की स्थापना हुई और अरब और इजराइल के बीच में शांति बहाल की गई थी। तो इस तरह से इनके बीच तनाव कोई नया नहीं है। 1967 के युद्ध में इजराइल ने सबसे पहले अपनी वायुसेना के माध्यम से इजिप्ट पर एयर स्ट्राइक किया। उसके बाद थल सेना के माध्यम से आक्रमण किया। इजराइल ने न सिर्फ सीनियाई प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, बल्कि गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में ले लिया। पहले इन दोनों पर इजिप्ट का कब्जा हुआ करता था। इतना ही नहीं, इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम भी छीन लिया, उन्हें भी लड़ाई में हराया। साथ ही सीरिया से पहाड़ी क्षेत्र गोलन हाइट्स का नियंत्रण भी इजराइल सेना के पास चला गया। इस तरह इस युद्ध में इन तीनों इस्लामी मुल्कों को बड़ी भौगोलिक क्षति पहुंचाकर इजराइल ने एक तरह से पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया था। जब तक यूएन ने समझौता कराया, इजराइल का काम हो चुका था। मुख्य बात इसमें यह थी कि फिलिस्तीन के आतंकियों को सीरिया ने संरक्षण देना शुरू कर दिया था और उसके माध्यम से इजराइल में वो गुरिल्ला युद्ध को अंजाम देता था।
1967 में इजराइल और सीरिया सीधे आमने सामने आ गए, जिसमें सीरिया के 6 फाइटर जेट्स तबाह हो गए। इसके बाद सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को खुफिया सूचना दी कि इजराइल उसकी सीमाओं की तरफ सेना को पूरी तैयारी के साथ भेज रहा है। इस पर इजिप्ट एक्शन में आ गया और उसने अपनी फौज को सीनाई पेनिनसुला की तरफ मार्च करने का आदेश दे दिया। इसी बीच मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल ने इजरायली जहाज़ों के लिए तिरान जल डबरू मध्य में आवागमन को रोक दिया। इसी महीने में उन्होंने जॉर्डन की किंग हुसैन के साथ एक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। इस तरह तीन तरफ से तीनों देशों ने यह प्रयास किया कि वो इजराइल पे इकट्ठा अटैक करें और उसे कहीं भी निकलने न दें। लेकिन इजरायली वायुसेना ने पहले इजिप्ट के खिलाफ हमला किया, जिसे ऑपरेशन फोकस कहा गया। इसमें 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने भूमध्य सागर से होकर इजिप्ट पर हमला बोला। जमीन पर ही इजिप्ट की 90% वायुसेना को तबाह कर दिया गया। उसके 18 एयरफील्ड्स बर्बाद कर दिए गए। दिन खत्म होने तक पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान पर इजराइल ही मंडरा रहा था और एक तरह से उसका एकाधिकार हो चुका था। हवाई हमलों का फायदा उठाते हुए उसी दिन गाजा पट्टी और सीनियाई प्रायद्वीप में भी इजराइल की जमीनी सेना घुसी। इजिप्ट की सेना बिखर गई और उन्हें भारी क्षति पहुंची। उधर जॉर्डन के पास गलत खबर पहुंच गई थी कि इजिप्ट जीत रहा है और उसने इजराइल पर बमबारी शुरू कर दी। इसके बाद ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक में घुसकर इजरायली सेना ने तगड़ा पलटवार किया। आखिर 7 जून को जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा हुआ और वेस्टर्न वॉल में यहूदी प्रार्थना सभा आयोजित की गई। साथ ही जीत का जश्न भी मनाया गया। युद्ध का अंतिम चरण इजराइल की उत्तर पूर्वी सीमा पर लड़ा गया। 9 जून को इजराइल भारी गोलाबारी के बाद सीरिया के गोलन हाइट्स में घुसा। अगले दिन वहां उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। उसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने समझौता कराकर युद्ध विराम करवाया। हालांकि तब तक 132 घंटे चले इस युद्ध में 20,000 अरब के लोग मारे जा चुके थे और 800 इजरायली मारे जा चुके थे। मिस्र के राष्ट्रपति को अपमानजनक तरीके से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि समर्थन में हुई रैलियों के बाद वो फिर वापस आ गए थे। इस हार ने पूरे अरब जगत को सन्न कर दिया था। इससे इजराइल के भीतर एक आत्मविश्वास और वहाँ की जनता में गौरव का संचार हुआ। इसके बाद से ही अरब नेताओं ने आपस में समझौता किया कि इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी। 2005 में हुए शांति समझौते के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को वापस लौटा दिया था। अब सोचिए कि यहूदी वो समाज है जिसके 60 लाख लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के हिटलर ने मरवा दिया था। करीब करीब उतनी ही आबादी जितनी आबादी आज वहाँ है। उसके बाद भी ये समाज उठ खड़ा हुआ। इसे खत्म करने की कोशिशें आज भी जारी हैं, लेकिन ऐसे लड़ाके देशभक्तों को हराना या खत्म करना शायद किसी के भी बस की बात नहीं है। आज आपको हमारे देश में बहुत से ऐसे गद्दार दिख जाएंगे जो भारत सरकार के विरुद्ध जाकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जो सड़कों पर निकलकर सोशल मीडिया पर सब जगह फिलिस्तीन के नारे बुलंद कर रहे हैं, हमास द्वारा किए गए अत्याचारों की जय बोल रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे देशद्रोही आपको इजराइल में नहीं मिलेंगे। इजराइल और जापान, ये 2 देश तो अपनी देशभक्ति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि मोसाद क्या सचमुच फेल हो गया और अगर फेल हुआ तो कैसे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इंतज़ार करें हमारे अगले एपिसोड का। धन्यवाद। नमस्कार।